dear parents and students, this is Nivedita. Welcome to Asoka classes. तो बेसिकली आज आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो मिलेगी. ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि आपको किस टाइम पीरियड में प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, इन चीजों के अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से सैनिक स्कूल्स वर्क करेंगे आपके पूरे ओवरऑल कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. ठीक है, डिले नहीं करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम क्लास सैनिक स्कूल्स में अपना एडमिशन लेंगे, है ना. हमारे मन में कभी बार डाउट आता है कि क्या ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो क्या इनकी फीस होगी कि नहीं होगी, या ये प्राइवेट हैं. ठीक है, ऐसे क्या आपको वहीं रहना पड़ेगा या आप घर भी आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक ट्रेंड में चला है न्यू सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, है ना. तो आपको ये सारी जानकारी मैं अभी इस वीडियो में दूंगी. ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए. वीडियो बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 to 10 मिनट्स की होगी, सो आप इजीली इसको सुन पाए अपना काम करते करते. ठीक है, तो सुनिए. तो पहले ये जानने की कोशिश करिए जो आपके सैनिक स्कूल हैं इन्हें बेसिकली आपकी SSS चला रही है. व्हाट इज SSS? दैट इज सैनिक स्कूल सोसाइटी. ठीक है, ये कैसी सोसाइटी है? ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये रन्स करती है आपके सैनिक स्कूल्स को. जो आपके टोटल से कितने सैनिक स्कूल हैं? 33 सैनिक स्कूल हैं. उन 33 सैनिक स्कूल को ये सैनिक स्कूल सोसाइटी रन करती है, क्योंकि यही सारे सैनिक स्कूल्स का करिकुलम रेडी करती है. ठीक है, किस तरीके से उनका सिलेबस रहेगा, किस तरीके से उनकी पढ़ाई चलेगी, पूरा सुबह से शाम तक जो भी एक सैनिक स्कूल का बच्चा पढ़ रहा होता है क्लास 6 से 12th क्लास तक जितना भी होता है सारा करिकुलम ये सैनिक स्कूल सोसाइटी ही क्या करती है? बनाती है और भेजती है इन स्कूल्स में. तो ठीक है, उसके बाद जानेंगे जो ये पब्लिक स्कूल्स हैं भैया, ये फीस लेते हैं. ये गवर्नमेंट के थ्रू तो चलाए जाते हैं लेकिन इनमें फीस दी जाती है. ठीक है, और ये एक तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, मतलब आप एक बार अगर इन स्कूल में चले गए तो आपको वहीं रहना पड़ेगा. फिर चाहे ये भी हो सकता है कि आपके ही स्टेट में वो स्कूल हो, है ना, आपके ही स्टेट में वो स्कूल हो पर आपको वहीं रहना पड़ेगा. ठीक है, आपको घर नहीं आने दिया जाएगा. तो एक तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स है. इनका जो मीडियम है बच्चा, इनका मीडियम है इंग्लिश. ठीक है, मीडियम इनका आपको लिखेगा इंग्लिश. एफिलिएटेड है ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इनका सिलेबस ICSE बोर्ड है या CBSE? तो बता दूं इनका बोर्ड आपके लिए है CBSE. ये NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं. एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बच्चा 11th और 12th में सैनिक स्कूल में जाएगा, मैं सैनिक स्कूल की स्पेशली बात कर रही हूं, तो जो बच्चा 11th 12th में सैनिक स्कूल में होगा उसके लिए स्पेशली सिर्फ साइंस ही दी जाएगी उस बच्चे को. समझ रहे हो इस बात को? आपको आर्ट्स और कॉमर्स लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ओनली साइंस होगा आपके लिए. ठीक है, और 11th 12th में आपको साइंस ही प्रिपेयर करा देते हो, क्योंकि इसके बाद आपको कहाँ जाना होता है बच्चा? आपको NDA में जाना होता है. NDA का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 11th 12th में क्या दिया जाता है? साइंस ही दी जाती है. ठीक है, ये बात समझ गए होंगे. आपके पास टोटल जो सैनिक स्कूल है दैट आर 33. ठीक है, कितने हैं? 33 है. ठीक है, अलग अलग, कुछ स्टेट्स में 1 है, कुछ में 2 है ना, अलग अलग होंगे. एक चीज जानी, एक न्यू वर्ड भी आया था ट्रेंड में, वो क्या था? न्यू सैनिक स्कूल. ये एक तरीके से क्या है? न्यू सैनिक स्कूल कुछ नहीं है, पुराने जो स्कूल्स हैं जिन्हें NGOs के थ्रू चलाया जाता था, ये पहले प्राइवेट स्कूल्स थे. ठीक है, जो बहुत ही अच्छी एकदम एजुकेशन आपको क्या देते थे, प्रोवाइड करवाते थे. तो वो सबका कोलैबोरेशन है एक टाइप से, है ना. तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, NGOs है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने मिला के एक स्कूल का औहदा तैयार करा है, दैट इज न्यू सैनिक स्कूल के नाम से. ठीक है, उनमें 23, कितने बोल रही हूं मैं? 23 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं अभी तक, और 19 जो हैं अभी चल रहे हैं, है ना. 23 को सेलेक्ट किया गया, 23 स्कूल्स को न्यू सैनिक स्कूल के लिए, और उनमें से 19 अभी फंक्शन कर रहे हैं. तो कुछ का डाउट होगा, तो जो बच्चे ऑलरेडी उन स्कूलों में हैं उनका क्या?
तो भैया इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बस आप इतना समझिए, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, आपके पब्लिक स्कूल्स हो गए है ना, प्राइवेट स्कूल्स जो हो गए, और एनजीओ जिन स्कूल को चला रही थी उन्होंने एक कोलैबोरेशन, ये आएगा किसके अंदर, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही इनका करिकुलम जारी किया जाएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगी, ठीक है, इसी के अंडर आता है, लेकिन एक तरीके से ये प्राइवेट स्कूल्स है ना, PPP मॉडल पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इन स्कूल्स के जरिए क्या कह सकते हैं, जो बच्चा सैनिक स्कूल में कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके एरिया में है ना, उसके स्टेट में न्यू सैनिक स्कूल है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 23 न्यू सैनिक स्कूल के नाम दे रखे हैं, अगर उनके एरिया के पास है तो इन स्कूलों में वो क्या कर सकता है, जा सकता है। जो फैसिलिटी आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में नहीं दी गई है वो न्यू सैनिक स्कूल में दी गई है। एक बार अगर आप ओल्ड सैनिक स्कूल, जो ऑलरेडी 33 सैनिक स्कूल से इसमें सेलेक्ट हो जाते हो है ना, तो आपको घर नहीं जाने दिया जाता है ना, आप वहीं रहोगे, हॉस्टल में एक तरीके से रहोगे। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है, आप रेसिडेंशियल वहीं भी रह सकते हो, या फिर आप शाम को अपना पूरा पढ़ाई का पूरा खत्म करके घर जा सकते हो, है ना। ऐसा कुछ सिनेरियो है इसमें, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी बट इन अ नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए हम ओल्ड सैनिक स्कूल जो आपके 33 हैं उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो भैया कौन कौन अप्लाई कर सकता है सैनिक स्कूल में, तो भैया अप्लाई तो करेगा, आप ये जान लीजिए है ना, अप्लाई कौन कौन करेगा, क्लास 6 के लिए अप्लाई होता है और क्लास 9 के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। 9th क्लास में जाने के लिए और 6th क्लास में जाने के लिए होता है। लेकिन आप कब इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स के ऊपर और आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। देखो क्लासेस में प्रिपरेशन आप इनको 4th क्लास में भी करा सकते हैं, एक तरीके से फाउंडेशन वहां पे तैयार होती है ना धीरे धीरे। 5th में भी, क्योंकि 5th आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए, है ना। आप जब 5th क्लास पास करोगे और 6th में जाने के लिए तब आप अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद 9th में जाने के लिए आपको अपनी 8th क्लास पास करनी पड़ेगी। आप ICSE बोर्ड से हो, आप CBSE बोर्ड से हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये तो जो पेपर आता है वो CBSE पैटर्न पे आता है, क्योंकि NCERT के करिकुलम को ही फॉलो करता है ना, इस बात को जानिएगा। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि 8th क्लास का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और वहां बच्चे ने पेपर दे दिया है, ठीक है, और वो सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वो वहां से हमें रिजल्ट मांग रहे हैं। तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, 8th जिस स्कूल में हो वहां के प्रिंसिपल से बात करके वहां से टेम्पररी पीरियड में एक नोटिस लेकर आ सकते हो, ठीक है। और जब वो आज नोटिस को वहां ज्वाइन कर दे दोगे तो क्या बोलते, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होने के लिए आपके पास 6th क्लास में जाने के लिए 5th क्लास का रिजल्ट होना चाहिए और 9th क्लास में जाने के लिए 8th क्लास का रिजल्ट होना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे को जितनी जल्दी प्रिपरेशन में डाल दें, है ना, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल पार्ट होगा बच्चे के लिए। अगर 4th में डाले तो उसके पास एक और साल मिल जाता है उसे, है ना, 6th में जाने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ऑलरेडी 6th में है और उसके पास एज है अभी सैनिक स्कूल का आप पेपर देने की, तो वो ना दिलाए, है ना, वो दिला सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब बच्चा 12th में पहुंचता है, आफ्टर 12th जब वो करता है तो वो 1 साल का ड्रॉप जरूर लेता है, ठीक है, समझने के लिए कि उसे किस फील्ड के अंदर जाना है, प्रिपरेशन। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके एग्जाम आपकी लाइफ में होंगे जरूर, है ना। तो कई तरीके के एग्जाम, चाहे वो जेई एडवांस दे या जेई मेंस दे, है ना, इंजीनियरिंग के लिए या नीट दे, तो 1 साल का ड्रॉप तो वैसे भी बच्चा मांगता ही है ना। तो उस तरीके से अगर आप उसको एक बार उसने 6 कंप्लीट कर लिया बट उसका एडमिशन हो गया 6 में, तो आप उसको डाल सकते हो क्लास 6 में अगेन, ठीक है, समझ रहे हो। ताकि आप एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो जब कैडेट में चेंज होता है ना, स्टूडेंट जब सैनिक स्कूल में जाता है तो उसे एक तरीके से कैडेट बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पे उसका हॉलिस्टिक एकदम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं पूरे ओवरऑल, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी चेंज हो जाती है ना, वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूम करते हैं बच्चे को एक तरीके से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन मोड पे ले जाना चाहते हैं, है ना, कि डिसिप्लिन हो, क्योंकि बच्चे को आदत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। पेपर जरूर दिलाइए, चाहे वो मेडिकली फिट हो या ना हो। चलिए, चलो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्जाम, एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। एंड वो रिटन एग्जाम कौन करवाता है भाई, वो रिटन एग्जाम कराता है AI
डबल एस डबल ई, AISS भैया AISS क्या है? तो ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जो कि होता है एनटीए के द्वारा। जो कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये क्या कराता है? ऑल इंडिया बेसिस पे सैनिक स्कूल का टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 6 का, क्लास 9 का, दोनों का पेपर एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 6 अप्रैल को एग्जाम होना है तो आप 6 का 6 को होगा, 9 का कभी और, ठीक है। दोनों क्लासेस का एग्जाम एक ही दिन में होता है। उसके बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, आपको ई काउंसलिंग कराने का एक नोटिस आता है, उसमें आप फिर उसको फॉर्म को फिल करते हो, फिर ई काउंसलिंग कराते हो। ई काउंसलिंग बेसिकली क्या है? जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको सिर्फ एक ही स्कूल को चूज करने का मौका मिलता है ना, कि आपने, अगर आप उत्तराखंड के हो तो आपको मिला, आपने मान लिया कि अपने स्टेट, होम स्टेट वाला ही ले लिया, घोड़ाखाल ले लिया, ठीक है। अब मान लिया जाए आपके मार्क्स आए, नॉर्म जो कट ऑफ तो क्लियर करी, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं आए जितने के लिए आपको घोड़ाखाल मिलेगा। तो अब क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? आपको अपने एक चॉइसेस करी थी, टोटल आपको 10 ई काउंसलिंग के दौरान मिलती है, उसमें से एक आपने ले लिए, तो आपको अब ई काउंसलिंग के दौरान कितनी मिलती है? 9, है ना। तो 9 चॉइसेस में आप अपनी चॉइसेस भरोगे कि अब मेरी प्रेफरेंस मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग ये है, एंड देन आपको उन स्कूलों के अकॉर्डिंग आपको चूज करने को मिलेगा। आफ्टर डेट फिर क्या होता है? मेडिकल होता है, ठीक है। इसमें मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन उसके बाद मेरिट लिस्ट होती है, एंड देन आप ज्वाइन करते हैं स्कूल्स को, ठीक है। अब एक चीज समझिए, कई बच्चों को भ्रम है ये चीज कि यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है भैया। तो देखो, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोसेस ही यहां से हटा दिया, पहले था अब हटा दिया गया ये वाला प्रोसेस, ठीक है, फॉर सैनिक स्कूल। मैं मिलिट्री स्कूल्स के लिए नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए कह रही हूं, ठीक है। ये प्रोसेस यहां से हटा दिया गया है, ठीक है, ओके। तो फिर भैया क्या प्रोसेस है? यहाँ पे देखो, एडमिशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आपके लिए जो एडमिशन होंगे वो क्लास 6 और 9th के लिए होंगे, ठीक है। और एज लिमिट जो होती है ना, एज लिमिट जो होती है फॉर 6th क्लास, इट वाज 10 to 12 ईयर के बीच में होना चाहिए, है ना। और फॉर 9th 13 to 15 का एज होना चाहिए, और ये दोनों होना चाहिए किसमें? ये दोनों होना चाहिए भैया 31 मार्च। अब आप कब पेपर भरोगे? 2026 में भरोगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने, अभी जो मैं करा रही हूं ये 2025 चल रहा है, फॉर्म आपने भर लिया है, ठीक है। आपके एक्चुअली फॉर्म कब आते हैं? अक्टूबर में आपका फॉर्म आता है, अक्टूबर नोटिफिकेशन तब निकल जाता है ना। आप उसके बाद क्या होता है? करेक्शन विंडो के लिए फॉर्म खुलता है। आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद करेक्शन विंडो होती है जिसमें आप अपने कुछ गलत कर दिया हो तो वो चीज भरी जाएगी। करेक्शन विंडो के बाद जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आता है ना, जैन में एडमिट कार्ड आ जाता है, और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है इसका पेपर होता है, और अप्रैल तक इसकी क्या हो जाती है? ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको ये बात पता है अप्रैल तक क्या होता है? ज्वाइनिंग हो जाती है। अब एक बात ये जानिए कि अभी 2025 है और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि कोशिश की जा रही है शायद अप्रैल तक इसका एग्जाम हो जाए, क्योंकि आपका नया सेशन जो होता है वो अप्रैल में शुरू हो जाता है हर स्कूल्स में। तो सैनिक स्कूल में भी क्या बोलते हैं? अप्रैल में आपका न्यू सेशन स्कूल्स का शुरू हो जाता है, तो चाहे जल्दी जल्दी प्रोसेस में चलेगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है 31 मार्च 2026 तक आपको अपनी कंप्लीट डिटेल, है ना, जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए कि भैया बच्चे की इतनी एज हो, है ना। उसके बाद डोमिसाइल, हाँ भाई डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस स्टेट के हो वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये है, ठीक है, एक बेनिफिट ये है कि या तो आपको होम स्टेट मिलेगा, है ना, जो आपने डाला है, या आपको क्या मिलेगा? अदर स्टेट मिलेगा। होम स्टेट वालों के लिए क्या मुनाफा है भैया? इसमें फायदे हैं, क्योंकि यहां पे आपको 67%, है ना, 67% आपको क्या मिलता है?
रिजर्वेशन मिल जाता है ना, क्योंकि आप अगर होम स्टेट के हो और आपके मार्क्स में, तो 67% चांसेस होते हैं कि वो होम स्टेट वालों को पहली प्रेफरेंस देते हैं अगर आपकी कट ऑफ उस होम स्टेट के लिए क्लियर है। दूसरा 33% फॉर अदर स्टेट, जो अदर स्टेट से वो बच्चे आएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस यहाँ के लिए, ये इवन हर स्टेट के लिए अपना अपना डोमिसाइल का, ठीक है। ओके, तो डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है भाई, उसमें लिखा गया है। व्हाट अबाउट द एग्जाम पैटर्न, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये भी जान लो, क्योंकि ये ही है वो एग्जाम जिसके थ्रू आप क्या करोगे, क्लियर करोगे, है ना। फॉर क्लास 6 के लिए जो आपके लिए ऑलरेडी टॉपिक्स दिए गए हैं वो क्या है, सेक्शन ए में लैंग्वेज होता है, फिर मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस को आप रीजनिंग कहते हो, ठीक है, REASO, ठीक है, रीजनिंग है, एंड देन आपका क्या है, जीके है। क्या बोल रही हूं मैं, ये 4 आपके टॉपिक्स हैं, है ना, जो आपके पेपर में आपको दिखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 25। मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है क्लास। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, जो 6 में जा रहा है वो एटलीस्ट 4th क्लास से अपना धीरे धीरे प्रिपरेशन को करता रहे, है ना। इंटेलिजेंस में रीजनिंग 25 मार्क्स की, जीके 25 मार्क्स की, टोटल क्वेश्चन 125। इस बात को याद रखिएगा, 25 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3, ठीक है। इंटेलिजेंस 2, जनरल नॉलेज 2, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो आ जाता है 50 मार्क्स का आपका लैंग्वेज इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है 150, इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का, टोटल पेपर 300। अब एक बात और याद रखना कि पेपर में मेन कट ऑफ 300 में से तो बनती है, 300 में से कुछ कट ऑफ बनेगी, लेकिन आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो ये डियर पेरेंट्स ये जरूर याद रखें, बच्चे को ये बार बार याद दिलवाएं, है ना, और बच्चा भी ध्यान रखे कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। सेक्शनल कट ऑफ बोले तो अगर लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश का पेपर आपका 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, 50। तो 50 का 25% आपने क्या करना है, लाना है। 25% मतलब 50 में से एटलीस्ट 12.5 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, मतलब 13 मार्क्स तो लाने ही है, ठीक है। इसमें 13 हो गया, 150 का 25% कितना होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है ना। तो आपको एक तरीके से कितना लाना है, 38 मार्क्स, है ना, 38 मार्क्स। इसमें भी 25% मतलब 12.5, तो मतलब 50 में से 12.5 एक तरीके से 13 मार्क्स लाने। सेक्शनल कट ऑफ होगा कि 13 मार्क्स आप हर किसी में लाएं, साथ में मैथ्स में 38 लेकर आए, उसके बाद आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगी, ठीक है। अगर आपके ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो रही है, लेकिन एक भी टॉपिक में, है ना, जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपका उसका 38 भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में आपके आ गए और मैथ्स में ना आ पाए, या मैथ्स में भी आ गए, इन सब में आ गए, इंग्लिश में कम आ गए, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं ला पा रहे हो, तो आप रेस से वैसे ही बाहर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 13 मार्क्स यहाँ, 38 यहाँ, 13 मार्क्स यहाँ एक्चुअल में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी लानी पड़ेगी, और साथ में ओवरऑल कट ऑफ। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। इसीलिए सबसे बल्ले बल्ले यहीं पे कि आप तुक्का बढ़ा सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को कोई आंसर नहीं आ रहा तो वो तुक्का लगा सकते हैं, ये नहीं कि छोड़ के आ जाए, तो मतलब क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा लैंग्वेज। यहाँ पे आपको 6th क्लास में, बस 6th की बोल रही हूँ, 9th की नहीं, 9th का अभी बताऊंगी। 6th क्लास में स्पेशली जो ये लैंग्वेज का पार्ट है, इसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस में पेपर आता है ना। अब किसी को मान लिया जाए, किसी को मराठी ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसका इंग्लिश का पेपर तो आएगा मराठी में, है ना। जिसको किसी को बांग्ला लगती है तो उसका बांग्ला में आएगा इंग्लिश का पेपर। लेकिन बाकी जो अदर 3 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, जीके और इंटेलिजेंस, ये मराठी, ऑप्शनल, इंग्लिश, ये दोनों में आएगा उसका। एक मराठी में आएगा और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। किसी को बांग्ला पसंद है तो उसका इंग्लिश बांग्ला में आएगा, और जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ये उसका बांग्ला और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से 6th क्लास का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस है कि क्या क्या कितने टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। लिस्ट में आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी क्या क्या टॉपिक है, किन से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सारा चीज
ठीक है। आफ्टर डेट क्लास 9th का जो पैटर्न है ना, क्लास 9th का क्या पैटर्न है भैया, क्लास 9th का पैटर्न भी एग्जाम का देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। एज सच एग्जाम जो होता है 9th का वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी 6 में हो रखा होता है, लेकिन सारे बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू करते अपनी क्लासेस को, है ना। एडमिशन जो ले लिया तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे 9th तक। कुछ बच्चे 7th में छोड़ देता है क्योंकि उनको उसका इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा होता है, कुछ को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होता है तो पेरेंट्स को छोड़ के लंबा समय तक रहना, किसी को वहाँ का खान पान से मतलब कि किसी को ऐसा लगता है कि खाना अच्छा नहीं है, किसी को अपने उसके एक तरीके से एक फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है बच्चे के लिए, तो वो उनको कभी कभी रास नहीं आता है ना, तो वो ये देखते हैं। तो इसलिए कभी कभी पेरेंट्स भी क्या कहते हैं बोल देते बच्चे को कि वापस आ जाना चाहिए, अगर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका बच्चा अच्छा नहीं रह पा रहा है, अच्छे से नहीं रह पा रहा है, या उसे मेंटली वो ठीक नहीं है थोड़ा सा, है ना सॉरी। तो इस तरीके से इसीलिए जो वैकेंसी है ना, जो तो 6 से 8th तक जो वैकेंसी बच्चे के लिए आती है ना, तो वो जो वैकेंट सीट्स होती है उन्हीं को फुलफिल करने के लिए आपको क्लास 9th में भी सैनिक स्कूल का एग्जाम का टेस्ट कराया जाता है। उन सीट्स को ज्यादा सीट्स नहीं होती है, 400 से 500 सीट्स होती हैं बस, उसी के लिए लड़ रहे होते हैं सभी बच्चे इन क्लास 9। इसीलिए यहाँ पे जो सिलेबस है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और टफ भी क्या बोलेंगे कि आपका जो अभी तक वो था जीके, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जनरल साइंस और सोशल साइंस में कन्वर्ट हो जाता है, उतने का ही है, ठीक है। बाकी सारा सेम है। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25, जनरल साइंस के 25, सोशल साइंस के 25 और टोटल 150 मार्क्स का। नेगेटिव मार्क यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है मीडियम। मीडियम यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा, यहाँ पे कोई लैंग्वेज अदर लैंग्वेज नहीं होगा, इंग्लिश ओनली स्पेशली लिख रखा है आपके करिकुलम में। आप पढ़ोगे तो एनटीए ने वेबसाइट पे दे रखा है भैया कि आप का जो मीडियम होगा यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश होगा, है ना। हर मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन को ठीक करने में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 200 मार्क्स का, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन को ठीक करने में 2, इंग्लिश में 2, जनरल साइंस में और सोशल साइंस में 2। अब आप ये देख सकते हैं कि टोटल सिर्फ मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, क्या बोल रही हूं मैं, सिर्फ मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में 200 मार्क्स ले रहा है ना। तो आपको मैं बता दूं क्लास 6 तो क्लास 9 तो आपको मैथ्स पे स्पेशल फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशल फोकस इसमें करना है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, वरना बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं। आधे तो प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इस सब्जेक्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में आप ज्यादा पकड़ बनाएं। दूसरा जो रीजनिंग है वो आपको 50 मार्क्स दे रहा है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जो मिला के आपको 200 दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा है जो आपको कुल क्या दे रहा है, सीधा 200 मार्क्स दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो बहुत बढ़िया चीज है भैया, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज है कि आप इस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े एग्जाम्स में जाएंगे ना, आफ्टर 12th आप एग्जाम दोगे, है ना, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अभी से अगर तैयारी करोगे, है ना, अभी से तैयारी करोगे तो धीरे धीरे आपको एक आदत सी पड़ जाएगी, क्योंकि जो बच्चा सैनिक में स्कूल्स में होते हैं उनका बेसिकली मोटिव स्कूल वालों का यही होता है कि उनका पूरा फोकस, क्योंकि आफ्टर 12th उन्हें एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक तरीके से, है ना, उनको उनके अंदर डिसिप्लिन, एक टीम वर्क, एक लीडरशिप की तरह वर्क कर रहे होते हैं ना, कि ताकि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम हो, है ना। तो इस तरीके से उनका फोकस एकदम डिसिप्लिन मैनर में लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि आपने करना है 9th में एग्जाम पैटर्न। अब इस बात को समझिए, क्या वहां पे रिजर्वेशन है ना, क्या रिजर्वेशन है, तो भैया जो ये सीटें आती है ना, मैंने आपको बोला 400 से ये 500 सीटें हैं, तो यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे डिफेंस के लिए हो गया, SC ST के लिए अलग हो गया, ठीक है। जनरल वाले जिन्हें आप UR लिख देते हो, जनरल, OBC, EWS, है ना, इन सब के लिए एक अलग रिजर्वेशन हो गया। इसमें ना एक खास बात है 9th क्लास में, क्या, और वो क्या है कि अगर आपके लिए
सीट्स डिफेंस के लिए, 9th क्लास के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, अगर आप एक डिफेंस बैकग्राउंड से, मतलब आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्मी में होंगे, है ना, आर्मी में, एयरफोर्स से, कोई भी अदर फोर्सेज होगी, उसमें डिफेंस फोर्स इसलिए लिख रखा है, अगर वो वहां से हैं, बिलोंग करते हैं, और आपको पता है 9th क्लास के लिए डिफेंस के बच्चों के लिए जो सीट है वो 30 है, ठीक है, और टोटल बच्चों जिन्होंने जो 9th क्लास में भरेंगे वो 700 है, ठीक है, मान लिया जाए 700 बच्चे हैं और उन्होंने 30 सीट के लिए लड़ना है, तो ऐसा नहीं होगा कि SC ST जनरल और EWS की सीट भी ये लेंगे, नहीं, इन 700 बच्चों का कंपटीशन सिर्फ इस डिफेंस वाली जो बच्चे होंगे उनसे ही होगा अपने आप में 30 सीट के लिए, ठीक है। जो ST SC वाले होंगे उनका अपना कंपटीशन, अगर यहाँ 50 सीट है ST SC की, तो और बच्चे कितने हैं, मान लिया जाए 1200, तो इन 1200 का कंपटीशन इन ST SC वाले बच्चों के साथ ही होगा, ये अपना कंपटीशन डिफेंस वालों के साथ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। पेपर का पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है, मतलब पूरा पेपर एक जैसा ही होगा, पर ST SC वालों का एक तरफ रख दिया जाएगा, डिफेंस वालों का एक तरफ, और वहां से जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे, टॉप 50 जो बच्चे होंगे वो यहाँ सेलेक्ट होंगे ST SC में, डिफेंस वालों में से 700 में से जो टॉप 30 में होंगे वो यहाँ सेलेक्ट होंगे, तो तीनों का अलग अलग पे अपना कंपटीशन है, ठीक है, और वो बच्चे अपने ही साथ वालों के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है ताकि आप दूसरों की सीट ना खाएं, है ना, ये चीज इसलिए अच्छी भी है। तो ठीक है, आफ्टर डेथ में मेडिकल होता है, देखो मेडिकल ऐसा सच कुछ नहीं है, सिंपली आप मान लीजिए अगर आपका वेट 152 है, आपका वेट 152 है, आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, जितना आप केजी आपका वेट है, सॉरी हाइट है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर में अपनी हाइट नाप लीजिएगा, और 100 में से आप इसे माइनस कर दीजिए, तो बचेगा जो 52 है ना, ये आपका वेट होगा, मतलब बच्चा बहुत पतला भी ना हो, है ना, पतला दुबला भी ना हो, क्योंकि फिर वो मेडिकल इशू हो जाता है, थोड़ा सा थुलथुला हो, मतलब वेट के हिसाब से, तो अगर आपकी हाइट ये है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, इस तरीके से अजम्पशन। अब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 52, कुछ 53 54 भी चल जाएगा, ठीक है, बच्चे का हेल्थ भी देखा जाता है ना, स्पेशली वेट, ठीक है, हाइट तो इतना ज्यादा देखते नहीं है, बट स्पेशली वेट बहुत मैटर करता है। आई साइट 1.25 समथिंग प्लस माइनस हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं, +4 -4 कुछ भी हो ये नहीं चलेगा भैया, आई साइट भी आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको भैया आर्मी के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कौन, सैनिक स्कूल्स, तो भाई आई साइट ही वीक हो जाए तो दुश्मनों को कैसे देखोगे, सोचने वाली बात है ना, इसीलिए यहाँ पे आई साइट, वेट, इन सब का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, ये इस बात को समझिए, एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज से बहुत वर्क किया जाता है ना, हर तरीके से मेंटली, ठीक है, तो इसीलिए कई बच्चे को ये आदत नहीं होती है तो वो छोड़ना शुरू करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि डटे रहते हैं कि दोस्ती यारी में चलो, है ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आप क्लास 6 में जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बल्क एडमिशन्स आपकी क्लास 6 में ही आते हैं, 9th में एडमिशन सीट्स कम होती है, ठीक है, वैकेंसी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हर साल बच्चा छोड़ रहा है, ठीक है, कई बार सीट्स कम होती हैं क्योंकि बच्चे कम छोड़ते हैं, कई बार ज़्यादा छोड़ लेते हैं ना, डिपेंड करता है माहौल कैसा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई, सिर्फ ऊपर की एक इंफॉर्मेशन दी गई, इस तरीके से आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं ना। तो मेरा स्पेशल फोकस है जो बच्चे अभी 6th में हैं या उनका अभी एज है, तो कृपया करके अपने 6th की लिए एडमिशन ले लें सैनिक स्कूल में, है ना, उसके लिए प्रिपरेशन कर दे, एक पेपर है उसको क्लियर करना है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा क्लियर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से मैं कहूंगी आपके लिए है, क्योंकि बल्क में एडमिशन यही होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको एक चीज ये जान के हैरानी होगी, क्योंकि बॉयज और ये गर्ल्स, ये जो बॉयज गर्ल्स वाला सिनेरियो है ना, ये आपको मिलेगा सिर्फ 6th में, 9th में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ओनली बॉयज, गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है, तो 6th क्लास में जब आप एडमिशन लेंगे, है ना, तो वहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को होगा, इसलिए रेशियो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बल्क एडमिशन होता है, ठीक है, अब तो गर्ल्स भी ज्वाइन कर रही हैं सैनिक, है ना, भले सीट्स कम हो बट स्टिल दे आर डूइंग, है ना, वो भी अब एकदम
पीछा नहीं छोड़ रही है, एकदम बिल्कुल बराबर से बराबर कदम चला रही है। सो होप आपको ये पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप आगे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एनएसएस क्या है, इससे आगे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।